लोग नशे की ओर जाते हैं और हम राजनीतिक उस पे जाते हैं। ये भी एक नशा ही है राजनीति में, पर वो तो हो गया बुरा नशा, ये हो गया अवाम का नशा। अवाम एक हैं श्रवण कुमार, जो अपने कंधों से अपने माता पिता को उठाते थे। श्रवण तो नहीं है, पर माता पिता का थोड़ा बोझ तो उठा ही सकते हैं। अब बोझ क्या है, पॉलिटिकल ही है हमारे घर के ऊपर कि पिता राजनीतिक उस पे जा रहे हैं, हम जो है थोड़ा बर्डन कम कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। पापा को भी फ़ायदा हो रहा है, घर वालों को भी फ़ायदा हो रहा है, नाम भी अच्छा रह रहा है। चीज़ देखिए कि जम्मू कश्मीर की पहले इतनी हालत बुरी नहीं थी। आज आपको टीचर पढ़ा रहा है वो सड़कों पे बैठा हुआ है, जो डॉक्टर आपको इलाज करेगा वो प्रोटेस्ट पे बैठा है, जो जवान आपके लिए गोली पकड़ता है वो आपके लिए प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अग्निवीर का करके। डेली विजर्स को आप देखो वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जम्मू पे ऊपर जितने रेडी वाले हैं, जो लोकल्स हैं वो इस पे बैठे हुए हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्रोटेस्ट पे। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो एक बंदा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी देखे तो उसका मन होता है कि हम इनकी आवाज़ उठाएं। हम उनको उठाते हैं तो उसको थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन दे दिया जाता है, तो हम लोग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं KRT नेटवर्क। आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं जय सिंह बल्ला सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। तो मैंने आपको बोला छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो हमारा यूथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी की तरफ, मतलब नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, लेकिन आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाते हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग, कितना कुछ आपने किया है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग नशे की ओर जाते हैं और हम राजनीतिक उस पे जाते हैं। ये भी एक नशा ही है राजनीति में, पर वो तो हो गया बुरा नशा, ये हो गया अवाम का नशा। अवाम की बात कोई उठाना, गरीब मजलूम जनता को जो प्रताड़ित करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और लोगों से लड़ना, यही, और जो सरकारें हैं उनसे लड़ना लोगों के लिए, यही एक राजनीति में मानते हैं। और जहाँ तो छोटी सी उम्र में आपने ऐसा क्यों सोचा कि इस फील्ड में आना है? और भी काफ़ी सारी फील्ड है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो इतनी सारी फील्ड्स को छोड़ के आप इसी फील्ड में क्यों आए? देखिए, एक हैं श्रवण कुमार, जो अपने कंधों से अपने माता पिता को उठाते थे। श्रवण तो नहीं है, पर माता पिता का थोड़ा बोझ तो उठा ही सकते हैं। अब बोझ क्या है, पॉलिटिकल ही है हमारे घर के ऊपर कि पिता राजनीतिक उस पे जा रहे हैं, हम जो है थोड़ा बर्डन कम कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। पापा को भी फ़ायदा हो रहा है, घर वालों को भी फ़ायदा हो रहा है, नाम भी अच्छा रह रहा है। और हमने एक चीज़ देखी कि जम्मू कश्मीर की पहले इतनी हालत बुरी नहीं थी। आज आपको टीचर पढ़ा रहा है वो सड़कों पे बैठा हुआ है, जो डॉक्टर आपको इलाज करेगा वो प्रोटेस्ट पे बैठा है, जो जवान आपके लिए गोली पकड़ता है वो आपके लिए प्रोटेस्ट पे बैठा है अग्निवीर का करके। डेली विजर्स को आप देखो वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जम्मू पे ऊपर जितने रेडी वाले हैं, जो लोकल्स हैं वो इस पे बैठे हुए हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्रोटेस्ट पे। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो एक बंदा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी देखे तो उसका मन होता है कि हम इनकी आवाज़ उठाएं। हम उनको उठाते हैं तो उसको थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन दे दिया जाता है, तो हम लोगों के लिए तो अपने लड़ेंगे, जो हमारे साथ हैं हम उनके लिए लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? करण जैसा बनेंगे, अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे, और क्या। जी, लेकिन आपका आइडियल कौन है? कोई ना कोई चीज़ तो होती है ना जो आपको बोलती है, इंस्पायर करती है कि इस फील्ड में जाना है, ये चीज़ें करनी है। क्योंकि हम सो रहे होते हैं, क्योंकि अपने घर पे बैठे होते हैं, एसी में बड़ा मज़ा आता है कि हम एसी में बैठ रहे हैं, धूप में कौन जाएगा। तो आपने कैसे सोचा कि लोगों की मदद करना है, ऐसे लोगों के बारे में सोचना? देखिए, मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे पिताश्री हैं कि एक छोटी सी आयु से उनको हमने देखा है लड़ाई लड़ते हुए जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए। जम्मू विश्वविद्यालय का वो जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। उदय भानु प्रताप, जो आपके पिताजी महाराणा प्रताप जी के साथ वो रहे, 16 साल की आयु, और चित्तौड़ का जो युद्ध था उसमें वो जो थे वो सेनापति थे। उनको जैसे आज हमें इक्का दुक्का बीजेपी के बोलते हैं यार ये तो बच्चा है, वैसे उनको भी बोला जाता था ये तो बच्चा है। अकबर कहता था बच्चे को क्या सेनापति बनाया, ये क्या युद्ध लड़ेगा। जब युद्ध लड़ा तो इतने 100 सैनिक मार दिए उन्होंने कि सैनिक ही आगे नहीं जा रहे थे। जहाँ पिताजी थे उदय भानु जी, उधर सैनिक ही नहीं जा रहे थे, तो गोलियों का इस्तेमाल करके उन्हें मारा गया कि उनके सामने कम से कम हम ना जा सके, इतना उनका भय था। छोटी सी आयु, संघर्ष किया और शहीद हुए हमारे देश के लिए, तो ऐसे वीरों को हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। संभाजी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, हमारे इन सारे लोगों को हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। महाराणा प्रताप को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, और उसके बाद उदय सिंह जी, उनको मैं अपना जो है इंस्पिरेशन मानता हूँ। राणा सांगा जी, मैं इनको अपना ये मानता हूँ। राणा खेता जी, इनको मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। राणा पुंजा जी, इनको मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ।
राणा सांगा जी, इनको मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। ये जो सारे हमारे जो वीर जन जो हमारे ले रहे हुए हैं, इन लोगों को हम वीर मानते हैं। बंदा सिंह बहादुर जी, ये लोग वीर हैं जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि लड़ाई लड़ो। असली तो इन लोगों ने फेस किया, तो ये देख के हमारे को हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, कभी डाउन नहीं जाते। अक्सर लोग ना सोशल मीडिया पे दूसरी टाइप अडल्ट कंटेंट आता है, कितना कुछ है, लेकिन आपने सोशल मीडिया का सहारा लेके ये सब चीज़ें की हैं, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? सोशल मीडिया अच्छा भी है और नेगेटिव भी है, बुरा भी है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो चाकू है, बुरा तो चाकू भी है। कोई उसको मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई चोरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा बुरा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती लाइफ में। एवरीथिंग हैज़ प्रो एंड कॉन्स इन इट। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। सोशल मीडिया से आप अपनी आवाज़ भी आगे फैला सकते हो। और आजकल हम देखते हैं, ऐसे में क्या बोलूँ, कुछ सोचेंगे कि ये अहंकार से बोल रहा है या कुछ कर रहा है, पर जब मैं बाकी छात्रों को देखता हूँ अपनी उम्र के, थोड़ा गर्व होता है कि अपने घर वालों ने थोड़ा अच्छा शिक्षा दी है या कुछ किया है। मैं देखता हूँ 16 साल के लोग शराब पीते हुए और शराब पी के स्टोरियाँ डालते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित रह जाता हूँ कि इतना हौसला कहाँ से आता है, आप शराब पी के स्टोरी डाल रहे हो। सिगरेट पीते हुए, वेप पीते हुए, हुक्का पीते हुए। और हम तो अच्छे हैं, ना कभी शराब, ना सिगरेट, ना नॉन वेज, आपका ये जो भी आ गया हुक्का, अंडा, ये सारा हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना घर वालों को हमने करते हुए देखा। तो कलयुग में भी इन चीज़ों से नहीं हाथ लगाना, ये भी अपने में एक पुण्य की बात है। तो ये है ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद है, तभी तो हम थोड़ा ऐसे लोगों से फाइट कर पा रहे हैं, क्योंकि मोटिवेटेड रहते हैं, एक एनर्जी की फीलिंग रहती है, लथार्जिक नहीं है। लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोई पता नहीं, देखो कितने साल की ज़िंदगी है, कोई पता नहीं कल जीना है नहीं जीना, कल उठूँगा नहीं उठूँगा। जब भी मैं उठता हूँ हर दिन, मैं भगवान को धन्यवाद करके उठता हूँ कि आज मुझे उठने का आपने दिन प्रदान किया। क्या पता दिन हो नहीं हो, पर उठने का आपने समय प्रदान किया कि मैं अभी उठाऊँ, तो चांस है आज के दिन तो बचूंगा। तो हर दिन जब भी उठता हूँ तो भगवान का धन्यवाद करके उठता हूँ कि आज आपने जीवन आज का दिया। देखते हैं कितने साल जिएंगे, जब तक भी जिएंगे कुछ बड़ा करके ही जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ करके नहीं जानी कि तभी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तभी छोटी सी उम्र के अंदर आए हुए हैं, और क्या, जीना एक ही बार है, मरना एक ही बार है, कुछ तूफानी करके जाना है। जय जी, आप भूल तो नहीं कि ये कलयुग है? आप ऐसी बातें कह रहे हैं, सतयुग में बैठ गए। मेरे को ऐसा लगा मैं कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें सच में मेरे को बताइए, सच में आप बोल रहे हैं, इस्तेमाल अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि ऐसे ही बस? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का अभी जब से वो आया है, बाकी हम सारे धार्मिक वो भी थोड़ा देखते रहते हैं, किताब हम पढ़ते रहते हैं। यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ पे धर्म है वहाँ पर सच है, जहाँ सच है वहाँ जीत निश्चित है। आज नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी ज़रूर होगी। अपने पे विश्वास रखना चाहिए और सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं आज के बाद। कोई बेचारा मोटा है बोलेंगे ज़्यादा खा रहा है, कुछ पतला है कहेंगे खा ही नहीं रहा है, कि गरीब है। कोई नॉर्मल होगा बोलेंगे बॉडी नहीं है, बॉडी होगी बोलेंगे स्टीरॉइड्स ले रहा है। लोग तो हर चीज़ में कमेंट करेंगे, उनको ही जवाब देते रहोगे तो ज़िंदगी कब जियोगे। तो थोड़ा अपने ऊपर फोकस हम लोग करते रहते हैं, और क्या। तो अब हम करंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा, तो अमरनाथ यात्रा तो पहले भी होती है, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये टॉपिक उठाया आपने? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हम उठाते आ रहे हैं कि इतने जम्मू कश्मीर के बुरे हालात हो चुके हैं कि आप कश्मीर को तो चलो छोड़ दो, उसकी क्या बात, जम्मू की बात करते। जम्मू में जैसे ये हमले हुए, इन्होंने मैसेज निकाला कोई 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। आपने भी पढ़ा, श्रीनगर में कह रहे थे 6 बजे के बाद कोई शाम को घर का नहीं निकले। ये आपका नया जम्मू कश्मीर है? कहते हैं दुकानों में मत जाओ शाम 6 बजे के बाद। ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला। लोग कितने डर के रखे हुए हैं। भदरवाह बलेसा, जिस दिन आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं, ये भाजपा वाले सबसे बड़े हिंदू विरोधी भाजपा के लोग हैं जो हमले हुए। मैं रिलीजियसली बात नहीं, पर ज़्यादा हिंदू लोग ही शहीद हुए, मैं किसी के वो नहीं कह रहा। उसके होने के बावजूद भदरवाह एक दिन के लिए बंद रहा, बलेसा एक दिन के लिए बंद रहा। उसी दिन बीजेपी भदरवाह में वो रैली निकालती है पटाखे फाड़ते हुए कि हमारा मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, जितेंद्र साहब ने। इनके लिए मोदी साहब बड़े हैं या जो जवान शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए, इनको उनके लिए चुप रहना चाहिए था। ये राजनीतिक व्यक्ति को इन लोगों शहीदों से ऊपर रखते हैं क्या? पुलवामा के अंदर आपका गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब बयान देते हैं कि इनको आपने रिसोर्सेज नहीं उपलब्ध करवाए गए, उनके ऊपर तो सांप सूंघ जाता है। कोई बेचारा कांग्रेस का व्यक्ति इतना ही पूछ ले, इतने आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, उन पे बोलते हैं ये बंदा आतंकवादियों से मिला हुआ। लोग भली बात ही सब समझ चुके हैं।
अब देखो मजाक की बात कितनी, गवर्नर की पावर ही ख़त्म कर दी। अब जम्मू कश्मीर का सीएम की पावर ही ख़त्म कर दी। जम्मू कश्मीर गवर्नर की पावर इतनी बढ़ा दी, एलजी इतनी पावर बढ़ा दी, आज कोई सीएम बनने को तैयार नहीं होगा। हम यहाँ बैठते हैं ना, हम उमर साहब के वहाँ गए, कोई बंदा कहता कि आप हम चाहते सीएम, कहते हमें मत बोलो ये करना, कहता जो बोल रहा सीएम बनेगा वो जेल में जाएगा। क्योंकि आज के वक्त जो सरकार, ये तानाशाह देश में अगर कोई व्यक्ति सीएम कुछ भी बनेगा, सरकार ने देखो दिल्ली का क्या हाल किया, झारखंड का क्या हाल किया, जम्मू कश्मीर में आप मुझे बताओ सरकार ही क्या फ़ायदा क्या है। आज के वक्त एक कॉरपोरेटर, एक सरपंच ज़्यादा पावरफुल हो गया है सीएम से। और कितने मजाक की बात है, पहले हमारी रियासत को डाउनग्रेड किया जाता है, रियासत को यूटी में तब्दील किया जाता है, फिर कहते हैं हम स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देना छोड़ो, हमारी ताकतें ख़त्म। अब तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, बीजेपी तो आएगी नहीं, माता रानी ना करे अगर ये आती हैं 2029 में तो डोगरा उम्मीदवार भी नहीं होंगे। तब चुनाव में आपको क्या लगता है, आपको लगता है हमारे लोग लड़ेंगे? कोई तब डोगरा उम्मीदवार भी नहीं होगा विधानसभा लोकसभा में। तब जब चुनाव होंगे तब आपको डोगरा बंदा चुनाव लड़ते भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही कम हो रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू कश्मीर में 12 लाख नॉन लोकल्स का वोट डाला गया, ऐड किया गया। आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कैसे। अगर ये सोचो अभी ये हालत है, अगर खुदा ना खास्ता, ये तो 3 साल के लिए ही आए थे, भगवान ना करे राम ना करे, 3 साल में ये हालत की, अगर ये वापस आते हैं इधर तो मेरे को लगता नहीं, जैसे आप कभी लखनपुर जाते हो, आपका मन कभी पल्ले खाते हो, उधमपुर टिकरी जाते हो, टिकरी कलाड़ी खाते हो, जम्मू आते हो, भदरवाह जाते हो, बसोली वहाँ राजमा, अब आपका ये क्या नाम है, आरएसपुरा जाते हो वहाँ बासमती चावल। मुझे लगता है ये कहीं बिकना बंद ना हो जाए अगर ये लोग आते हैं तो, राजमा ये पल्ले, क्योंकि हमारा लोकल तो सब कुछ ठप हो गया ना। दरबार मूव ये लोग ख़त्म करा गए अपना लेजिस, दरबार मूव, बट वो तो चलो भी कागजी उसके अंदर, पर यही सरकार है जिसने इसको एंड ख़त्म किया दरबार मूव को। ये तो पहले की आप बात कर रहे हो, दरबार मूव ख़त्म कराने वाली ये सरकार है। रंजीत सिंह जी जो थे ये इसको लेकर आए। सारे जो काम डोगरों ने किए, आज आप गौ हत्या का ही मसला देख लो, जहाँ जहाँ पे आप देखो हिंदू इलाके की बात करते हैं, नोट कोई बार सांबा 87% हिंदूज, वहाँ पर आप देखो क्या इन लोग की बीजेपी के अंदर क्या किया है हमें पता नहीं। वहाँ हमारी गौ माता का हमको सुनने को मिलता है, वहाँ पे ये हो रहा है। बट ये चीज़ें पहले भी होती थी, जब कांग्रेस थी तब भी होती थी, जब एनसी थी तब भी होती थी, पर वो बंदा जेल में भी बंद होता था क्योंकि वो क्रिमिनलाइज्ड था। आईपीसी अब कोई क्राइम्स तो रोक नहीं सकता, कोई भी सरकार है, मर्डर तो होंगे, गलत वो तो होंगे, बट उनको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो सरकार देख सकती है। हमारे अंडर आरपीसी होता था, रणबीर पैनल कोड, उसके अंदर जो गौ हत्या था उसको क्रिमिनलाइज्ड हमारी सरकार ने किया, डिस्पाइट 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी लद्दाख ले को, जम्मू कश्मीर को आप ऐड करो डेमोग्राफिकली, उसके बावजूद हम लोगों ने गौ हत्या के खिलाफ प्रतिबंध लाया और जो भी होता था सज़ा मिलती थी। आज लेकिन हत्या रुकी तो नहीं ना, फिर भी हो रही थी, माइनर स्केल पे थी ना कश्मीर, वहाँ पर माइनर स्केल पे, जम्मू में तो हमें नहीं देखते हुए दिखाई देती थी। हाँ, तस्करी के मामले सुनाई ज़रूर देते थे कि हाँ अखनूर में हुई, पर उसके बाद भी उन पर कार्रवाई होती थी। आज के वक्त अगर अखनूर में छूट जाते थे, हाँ जी छूट जाते थे, जेल में बंद होते थे। अब मैं आपको आज की बात बताता हूँ ना, अखनूर के अंदर गौ तस्करी का मसला सामने आता है, 500 रुपये दे के वहाँ से वो छूट जाती हैं, जो भी व्यक्ति आपको दिखाई देता हुआ दिखता है। ये तो हमें लोगों ने समझाया अखनूर के, हम सिटी में गए कैंपेन जब करने आपका बस स्टैंड वाले इलाके में, उधर के लोगों ने कहा कि आप इसकी कोई बात देखो। जो गौ हत्या का प्रतिबंध हटाया वो तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, रणबीर पैनल कोड से इंडियन पिनल कोड 2019 5 अगस्त के अंदर लाकर। अब कितनी मजाक की बात है, हमारे यहाँ देवी देवताओं का स्थान है, पार्वती जी कहाँ की हैं, उधमपुर वाली साइड की हैं, उनका वो जो ऊपर आपका बढ़ गया मानतलाई, वहीं पे उनका विवाह हुआ। तो शिव भगवान तो हमारे दामाद हैं। माता वैष्णो देवी आपका कटरा यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। जामवंत जी आपका ये जो जम्बू, ये जो आपका केव है वहाँ पे आते हुए, आपका जो सांबा है वहाँ जामवंत जी, उनकी पुत्री जम्बावती जी, उनका पुत्र शंभ, शंभ से शुंभ, शुंभ से सांबा। अब आप एक चीज़ देखो, इतना रिलीजियसली सिग्निफिकेंस होने के बावजूद जानीपुर में हमारे को गौ माता का कटा हुआ सिर देखने को मिलता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, बोलना का भी मन नहीं कर रहा। और बाकी आपको सांबा में सुनने को मिलता है कि वहाँ पे हमला हुआ, बसोली, बनी, किश्तवाड़, पाडर, इन इलाकों में। और जब वहाँ से लोग जाते हैं पुलिस में, पुलिस कहती है हम कैसे कार्रवाई करें। हमें को भी गुस्सा चढ़ा, पुलिस क्यों बोल रही है। बाद में कहते हैं यार आप मुझे बताओ, ऐसा लीगली बात करो, धार्मिक छोड़ो, हम कैसे कार्रवाई करें जब ये क्रिमिनलाइज्ड ही नहीं है।
पहले कांग्रेस के वक्त था, हम पर्चा लगा सकते थे कि जब क्रिमिनल आए, कहते जब क्रिमिनलाइज्ड बीजेपी ने हटा दिया तो हम क्या करें, ये हिंदुओं के इलाके में हालत है, ये तो बीजेपी ने किया, ये तो नकली हिंदू सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से क्या होता है? सर काट के पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया जी? पे, एक यूथ हाँ। ने सर काट के पोस्ट किया गया, तो यूथ इस तरफ जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कितनी कहना चाहेंगे? देखो भयंकर बात है, कश्मीर में अभी जो ईद का वो था मेरे हिसाब से वो डाला गया। और देखो हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, मैं सारों को बना भाई मानता हूँ, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू, सारे अपने दिल के अजीज़ हैं, हम सारे एक हैं। पर कोई भी घिनौनी इस तरीके की अगर कोई सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उस पर, अब तो चलो आईपीसी नहीं है, 153A उन पे लगाना चाहिए, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन रिलीजियंस। मेरे पे लगाया 153A कि हमने अमित शाह की एक वीडियो शेयर की और हमने पूछा कि अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी या नहीं दी। वीडियो ये थी कि अमित शाह कहते हैं अगर हम जीत के आते हैं हम आपका ये SC ST जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे। बाद में पता चला वो बात हो रही थी मुस्लिम आरक्षण की, किसी बंदे ने कंप्यूटर से किया होगा मॉर्फिंग कर कूट के, अब बंदों को क्या पता, न्यूज़ मीडिया में चढ़ा, बड़े लीडरों ने चढ़ाया, तो जब हमें आया हमें लगा जब मीडिया चढ़ा रहा है वेरीफाइड, हमने चढ़ाया, गलती FI भी की है, वो पहले क्लियर करे, फैक्ट चेक करे कि ये गलत है, हमने चढ़ाया, हमने डिलीट कर दिया, पता चला फेक है, हम पे 153A लगाई, उन व्यक्ति इस पे क्यों नहीं लगाएंगे? तो मिल गई ना आपको। वो तो चलो कोर्ट ने खुद देखा कि किस ग्राउंड पे एक युवक को फंसाने की कोशिश की जा रही है जो अभी बेचारा यंगस्टर है, जो खुद लॉ की तैयारी कर रहा है 18 साल का, उसको फंसाने की। और ये तो हमारी अचीवमेंट है। मैं जहाँ भी पॉलिटिकल जाता हूँ मैं कहता हूँ कोई डरना मत FIR से, सरकार ही नहीं रहेगी तो FIR का क्या डर रखना है? कौन सी 5 साल रहेगी, 1 साल रहेगी, मुश्किल से 2 साल रहेगी, 5 साल तो नहीं रहेगी ये सरकार। क्यों नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं? मेजोरिटी का है, मोदी सरकार का है। मोदी साहब पहले कहते थे, लेकिन रूल तो सारा गवर्नर के पास चला गया ना। जाने दो कोई चीज़ आती है अभी पावर। आपने कहा ना कि CM बनेगा ही नहीं। हाँ जी, मैंने CM नहीं, जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी वैसे ही नहीं आने लगी, मैं देश की बात कर रहा हूँ आपसे। जो मैंडेट 2024 का आया, इट वाज अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट, क्लियर मैंडेट नहीं है। और बीजेपी 240 पे है, पूरी एजेंसीज, लीडरों को हाउस अरेस्ट, पैसा करोड़ों खर्च के, अंबानी अडानी, तब जाके इनका 240 पे है। और आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, पहले मोदी साहब कहते थे मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने, अब नहीं कहते हैं, अब कहते हैं NDA सरकार का फैसला है। ये लोग मोदी सरकार बोलने से भयभीत हो चुके हैं कि हमारे विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो टेंशन ना दे दें। और ये सरकार की हालत पता है कैसी है? आप एक रिमोट लेते कांग्रेस हो, भी गठबंधन में आई थी अभी। कांग्रेस का पार्टी का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, लेकिन गठबंधन में थी ना वो भी। कब? हाँ, हम 24 पार्टियों के साथ थे, ये 40 पार्टियों के साथ थे। ये कहते हैं कांग्रेस गठबंधन तो बीजेपी ने भी लड़ा ना 40 पार्टियों से, हम तो 24 पार्टियों के साथ थे। हमारा पार्टी जो 24 वगैरह थी उनका ये था कि जो एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी, बीजेपी में कौन था? जनता दल सेक्युलर, जिसको मोदी साहब कहते थे ये लोग जो है इन्होंने कर्नाटका के पैसे चोरी किए हैं, ये लोग करप्ट हैं, आएंगे जेल में भेजेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस का था, उसको CM बना दिया आपने असम का। उसके बाद आपको मैं जितने लीडरों का नाम बताऊँ, मणिपुर का जो अकरम सिंह है वो कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं। जो इतने आधे से ज़्यादा तो बीजेपी कांग्रेसी लीडरों से हो चुकी है। और आप देखो 240 तो किया ना उन्होंने। देखिए वो पैसे के दम पे जो मर्जी इन लोगों ने करके, फिर भी देखो कितनी मजाक की बात है, 80 सीट्स यूपी में जहां CM पूरी मशीनरी, 37 सीट्स में भी जो ये 33 जो सीटें जीते हैं, 33 में भी 16 BSP से जीते हैं। वो वोट उन्होंने आधा डिवाइड किया, एंटी जो कांग्रेस का वोट था वो वहाँ से। और इस वक्त की इनकी हालत पता है कैसी है सरकार की? आप एक रिमोट का सेल लेते हो, आप टीवी में लगाते हो, उधर लिखा होता है कि 1 साल चलेगा। जब वो 1 साल होने से 2-3 महीना पहले होता है, उसको बटन को 3-4 बार दबाना पड़ जाता है क्योंकि वो खड़कने लग जाता है, उसकी पावर कम हो जाती। ऐसी हालत बीजेपी की इस वक्त के ऊपर है। कुछ नहीं पता सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, बस बयान दे रहे हैं। और अब आप एक चीज़ देखो, सारे तो सेकुलर है, जनता दल सेकुलर इनके साथ है, RLD इनके साथ है, जयंत चौधरी पे लाठी चार्ज करवाया, जाटों पे लाठी चार्ज करवाया, आज उनकी पार्टी को साथ लेके आए। जिन जिन पार्टियों के विरुद्ध इन लोगों ने बात की, ये तो सारा उनको साथ लेके आए हुए हैं। और वो भी ये जो सरकार है, सेंटर में भी तख्ता पलट होगा। जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा का चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। लोग स्याही से लिख के देते हैं, मैं अपने खून के कतरे से लिख के देने को तैयार हूँ कि जम्मू कश्मीर में भाजपा नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। और अच्छा माहौल है हमारे को, जो
मैं खुद कैंपेनिंग करने जाता हूँ लोगों के वहाँ पर, और जो हम लोगों के वो देख रहे हैं गरमाया हुआ माहौल है इस सरकार के, जो बिल्कुल ही खिलाफ माहौल हमको देखने को मिल रहा है। इस बार निश्चित रूप से 90 में से हमारा जो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती है या पोस्ट पोल अलायंस होता है, क्या होता है, बीजेपी को जो है वो 10 सीट्स क्रॉस करना भी मुश्किल होगा, डबल डिजिट पे भी ये नहीं जा पाएंगे जी। हाँ, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आप अक्सर आपको देख, अभी भी आपने सिर्फ बीजेपी पार्टी के पीछे पड़े, और भी पार्टीज हैं, सिर्फ वो उसी के पीछे क्यों प्रॉब्लम है आपको? कोई पर्सनल खुन्नस? देखिए बात ऐसी है कि अब जम्मू कश्मीर में बुरा ही बीजेपी ने, अब उनके साथ पार्टियां भी हैं। आज़ाद साहब की पार्टी अलायंस में है, अपनी पार्टी अलायंस में है, 2 पार्टियां तो क्लियर कट बीजेपी के साइडेड हैं, जो ओपनली कहती हैं भाई हम बीजेपी के साथ में हैं। तो इनको एनसी भी है, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करते, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते। एनसी हमारे गठबंधन के थ्रू इनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ी। बात आपकी भी ठीक है, 1990 वो जो तब 8 में हुआ था, पर तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जिनको मैं भी इज्जत करता हूँ, कांग्रेसी भी इज्जत करते हैं। वो एक सेकुलर पर्सन थे। उन्होंने मोदी साहब को भी फटकार लगाई थी कि राज धर्म का पालन कीजिए, जब आपका वहाँ पे दंगे हुए थे। तो एक सेकुलर पर्सन थे। नेहरू साहब की इज्जत करते थे कि आपने वहाँ से तस्वीर क्यों उठाई। आज इनको बोलो ना मोदी साहब को, हमारे लीडरों को आधों को हाउस अरेस्ट करके रखा है, आधे आज हमें भी क्या पता है कब है, हमें ये भी नहीं पता पिता को इलेक्शन लड़ने देंगे नहीं लड़ने देंगे, चौधरी लाल सिंह जी को इलेक्शन लड़ने देंगे नहीं लड़ने देंगे। तो पूरी आपको डर लग रहा है इस बात? डर नहीं लग रहा, लड़ने दे नहीं दे, बंदा अंदर से भी तो चुनाव लड़ सकता है, क्या अंदर से नहीं जीतता बंदा? लोगों का साथ होना चाहिए, वो साथ है। सोशल मीडिया है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं कैंपेन, जैसा मर्जी करें। हमारा तो अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लोकसभा में हमने अपना वोट डबल किया है, पहले 2.8 के आसपास पे हम लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे, पूरा मैंने निकाला पता नहीं कितना, मैं आपको पूरा ओवरऑल ही बता देता हूँ, अब आप खुद कह 1.27 लाख हमको जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने वोट दिया, 27,000 हमको सांबा डिस्ट्रिक्ट 2019, 1.54 यहीं पे हो गया। रियासी में जो गूल वो सारा कुछ अगर आप काट के ऐड करोगे तो उधर था 60,000, 2,10,000। फिर गगवाल अगर आप वहाँ से कालाकोट सुंदरबनी का वहाँ देखोगे तो 2,20,000 के आसपास पे हम थे। पहले डाटा का इतना नहीं पता था, किसी ने बोला था 2,20,000 से हम 5,60,000 पे पहुँच गए। तो बीजेपी 9,30,000, मतलब मैं डिलिमिटेशन बता रहा हूँ कि जो प्रेस हुए थे कांग्रेस और बीजेपी के बटन, वैसे बता रहा हूँ डिस्पाइट कैंडिडेट जो हुए, बीजेपी 9,30,000 पे थी और 6,80,000 पे आ गई। अब आप सोचो कहाँ से वोट कितना कट के कितना गया, और ये पता है कैसे जीते हैं? डोगरों ने तो हमें वोट दिया है, जम्मू के लोगों ने हमें ज़्यादा वोट दिया। आपको कैसे पता? दिया है। हारे कैसे? Exactly कैसे? मैं बताता हूँ, हमें पूरा हिसाब है हम कैसे हारे। पहली बार जो कैदी थे जेल के अंदर उनका वोट डलवाया गया, जो जम्मू कश्मीर नॉन लोकल 12 लाख वोटर J&K के अंदर ऐड किया गया, उसमें मेजॉरिटी तो जम्मू प्रोविंस में ही रहे, कश्मीर में तो नहीं ऐड हुए। हालात क्यों ऐड नहीं हुए? वहाँ पे हालात ही वैसे थे। जम्मू में कौन से अच्छे हैं? वहाँ तो और बद से बदतर थे कि लोग डर रहे थे हम जाएंगे मार दें। जम्मू में हमें खुद डर लगता है कब क्या बम फट जाए पता नहीं। कठुआ में हमला हो गया, जम्मू बस स्टैंड में हमला हो जाता है, डिग्याना में हमला हो जाता है, आपका मेंढर में हमला हो जाता है। पहले भी होते थे जब बीजेपी सरकार नहीं थी, तब भी थे। होते तो थे, कम होते थे, आज के वक्त उससे भी ज़्यादा हमला रजिस्टर ही नहीं होते होंगे। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो आप? पूरी एजेंसियां तब पूरी मॉनिटर पे लगाई होती थी। आज के वक्त तो जुबावटी में आपको बता दूं 44 जवान हमारे तब से शहीद हुए, से सिविलियन तो और हुए हैं, 32 कश्मीरी पंडित शहीद हुए हैं हमारे 2023 के ईयर में। जुबावटी नाम बता दिया इनको, बोलो हाँ ज़रा सिंगल 2004 से 2014 सिंगल एक कश्मीरी पंडित की डेथ नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी का प्यार था। कांग्रेस पार्टी ने विवेक तनखा को अपना MP बनाकर भेजा राज्यसभा से मध्य प्रदेश। बीजेपी ने कितनों को बनाया? कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने वाली बीजेपी की पार्टी है। 1990 में जब कश्मीरी पंडित को भगाया गया, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, देश का प्रधानमंत्री कैसे, आप बताओ? यही बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाती है जो कुछ मान लेते हैं। 1990 में विश्व प्रताप सिंह जो थे जनता दल के प्राइम मिनिस्टर थे पूरे देश के, उनकी अलायंस पार्टनर थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्लस बीजेपी। उसको कोलिशन एरा कहा जाता है, तब से कोलिशन आना स्टार्ट हुई। और उसके वक्त अकेले नहीं थी ना बीजेपी? हाँ जी, क्या बात करते, कोलिशन में थे आप, पीछे क्यों नहीं हटे? आपके लिए सरकार ज़रूरी है, कश्मीरी पंडित ज़रूरी है? हमारे लिए लोग ज़रूरी हैं, सरकार ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जब कश्मीरी पंडित्स की डेथ हुई, जम्मू कश्मीर का आपका गवर्नर कौन था? मुफ्ती जो मैम थे, उनको भी उनके पापा जो थे वो भी आपका जो CM रहे यहाँ से, मुफ्ती जी के फादर,
उनको भी, वो भी आपके साथ अलायंस में, उनको होम मिनिस्टर तब बनाया गया। जम्मू कश्मीर में जब हमले हुए तो यहाँ का गवर्नर कौन था? जगमोहन मल्होत्रा साहब बीजेपी आरएसएस कैडर के थे, जिनको बाद में फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, उनको कैबिनेट के अंदर मंत्री पद दिया गया। उसके बाद जब ये सब बुरे हालात हुए तो कांग्रेस पार्टी आई, और मुझे बड़ा गर्व है कि पिता ने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद दिया कि मेरे पिता के थ्रू जो भी आप देखोगे जगती में फ्लैट बने, मेरे पिता के मिनिस्ट्री के अंदर बने। जितने इनको स्कीम्स ला कर दी, जो J&K बैंक में जो रिजर्वेशन इनको उपलब्ध करवाई मेरे पिता ने, जो नौकरियां दी, जो फ्लैट्स, जो ऊपर रेंट, जो पूरे साल का इनका वो होता था मेंटेनेंस, गवर्नमेंट पूरे साल का रेट था। आज बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यार हमारे को पैसा ही नहीं आ रहा, हमारी छतें टूटी हैं, छतें रिपेयर करा दो कम से कम, बीजेपी वालों को कह रहे हैं, कर ही कुछ नहीं रहे। इतना सब किया। इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद अगर आते हैं आपके फादर साहब, तो आपको लगता है कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? देखो, वक्त तो लगता है, पॉलिटिकल बयान देने को हम बोलते हैं हम एक दिन में कर देंगे, कि रियलिटी में बात नहीं, चलिए एक साल वक्त लगता है, वक्त लगता है, कर कर देंगे। 5 ईयर का 10 ईयर मैंडेट देती है, उसके अंडर हम सब नॉर्मल कर देंगे। बट अब बात ये है कि जो मिनिस्ट्रीज जो इन बीजेपी ने अपने अंडर ही रख ली है, जो अपना पावर को डिग्रेड कर दिया हुआ है, उससे ये आप बात बोल सकते हो कि जो पावर है वो बहुत लिमिटेशन। अगर हमारे साथ LG कोऑपरेट करेगा तो हम लोगों का जो ज़्यादातर बात है वो कर पाएंगे। अगर दिल्ली वाला हिसाब रहेगा तो जितना हो पाएगा उतना ही हो पाएगा। इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे आपने देखा दिल्ली के CM को अरेस्ट, एक राजधानी का CM उसको उसमें। और आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं एक लोगों से सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना? हम चुनाव लड़े, हमारे पिता हारे, और ये आपका यहाँ माता रानी का ये है, मैं इधर कसम खा के कहता हूँ मैं बिल्कुल रोया नहीं, और मैं बहुत खुश था जिस दिन पिता हारे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद चुनाव जीतना था ही नहीं, हमारा मकसद था संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना। अपना संविधान बच गया। और आप एक चीज़ नोटिस करके देखो, क्लियर मैंडेट तो नहीं मिला ना, हमारा वोट बड़ा क्लियर बीजेपी। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम 31 सितंबर से पहले J&K में चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मोदी साहब ने, अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, लोग फिर भी नहीं मानने को तैयार चुनाव होंगे। आप भी मीडिया करते हो, आज सही कहना, लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं इस साल होंगे नहीं होंगे, अगर मतलब कोर्ट ने खुद बोल दिया, उच्च न्यायालय ने, लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि भाई चुनाव। यही तो आपको लगता है इलेक्शन, यही तो डिक्टेटरशिप है। इसी के खिलाफ तो हम लड़े संविधान। अगर 240 में ऐसी तानाशाही है, लोग अगर ये 400 आते, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में भी चुनाव होते? कभी नहीं होते। हमको खुशी ये थी कि चलो अगर मेरे पिता भी जीत जाते, इनकी सरकार अपने दम पे आ जाती, तो उस जीत को भी हम अपनी हार मानते, क्योंकि चुनाव ही नहीं होने थे आगे। अगर आप जीत भी जाओ, उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, विपक्ष को कोई जेल बंद कर दे, उसका कोई फ़ायदा रहता? हमें खुशी हुई कि मेरा पिता भी खुश थे, और मेरे पिता जब हारे उन्होंने अगले दिन बुला के सबको दावत दी कि आपका धन्यवाद, आपने अपने वोट दिया। और हम तो खुश थे। जो हारने वाला बंदा खुश है, जीतने वाला बंदा दुखी है। सांबा में बीजेपी ने तत्काल मीटिंग बुलाई कि हमारा वोट शेयर कैसे कम हुआ। हम 25,000 वोट लेते थे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, 85,000 वोट गए हैं हम। जम्मू में 1,27,000 पे थे, 3,60,000 पे गए हैं। उसके बाद आपका रियासी में पता नहीं 50 पे थे, कितना 1 लाख के आसपास हम लोग गए। ये तो हमारी एक विक्ट्री हुई है, हमें कोई दुख नहीं हुआ। हम संविधान पे लड़े और आगे भी संविधान का। और आप देखो लोग मान ही नहीं रहे। मुझे पर ऐसा लगता है जो इन्होंने LG का वो डिग्रेड किया है, माइट भी अब करवा सकते हैं कि चांस है, पर उम्मीद इनसे फिर भी नहीं है। कि बेशक कोर्ट बड़ा है, पर ये सरकार ही ऐसे है। बट कराएगी, चाहे आज कराए कल कराए, जब भी कराएगी, हार भाजपा की निश्चित है। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तभी ये लोग भयभीत हैं। अगर किसी व्यक्ति को पता है उसने चुनाव जीतना है, तो अगर विश्वविद्यालय में चुनाव है, मुझे पता है मैं जीतना, मैं आज लड़ूंगा कि भाई मैं जल्दी जीतूँ, अपना फ़ायदा हो। ये हर बंदा सोचता है इकलौता में। इतने सब के बावजूद बीजेपी क्यों नहीं चुनाव नहीं कराती? इन्होंने 25 इन्होंने जून का इमरजेंसी का डे डिक्लेयर किया है। आप में दम है, आप ये 21 नवंबर को इमरजेंसी का डे डिक्लेयर करो। इंदिरा गांधी में बहुत दम था, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की। ये इमरजेंसी बिना डिक्लेयर किए हुए इमरजेंसी चला के रख रहे हैं। 2018 में हमारा 21 नवंबर को सरकार गिरी। संविधान कहता है व्हेनेवर अ गवर्नमेंट लूजेस इट्स पावर इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ। 6 साल के ऊपर टाइम हो गया, क्यों नहीं कराते हैं? और जब 6 महीने चुनाव नहीं होते, ये भी स्पष्ट लिखा है कि इसका आंसर होता है कि इमरजेंसी लगी हुई है। लगी है तो बोलो भाई। जम्मू में कोई चुनाव नहीं होते, कोई लीडर हाउस अरेस्ट। हमारे फंडामेंटल राइट जो आपका ये आर्टिकल 19 में आता है, आपका मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट सर्विसेज, उसको स्नैच किया 1 साल तक।
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हमारे फंडामेंटल राइट 1.5 साल तक वॉयलेट किए, मेरे पिता को 1 साल हाउस अरेस्ट रखा। ये लोग क्या बात नहीं करते? इंदिरा में फिर दम था, उन्होंने क्लियर कहा, सुबह 4 बजे मीटिंग बुलाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अपना फखरुद्दीन वो जो प्राइम प्रेसिडेंट थे, फिर वहाँ से न्यूज़पेपरों को 6 बजे आदेश गया कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो भाई दम था। वो भी 1.5 साल के बाद चुनाव हुए, हारे, उसके बाद फिर जीते। ये लोग तो जानते ही हैं कि भाई हमने ऐसी लगाई हुई है, वो तो चलो थोड़े वोटों से हारी थे फिर जीते, ये तो जीत भी नहीं पाएंगे। भयभीत है भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से जब भी चुनाव आएंगे आपको कांग्रेस के ही झंडे चुनावी नतीजे के दिन आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी J&K में नहीं आने वाली है जी। तो ये थे जय बल्ला जी। जो सवाल मैं बोलती हूँ कि हमारा जो यूथ है, इनफैक्ट मैं भी, जब हम लर्न करते हैं या फिर कुछ भी हमें वो चीज़ें याद नहीं होती, इन्होंने फैक्ट के साथ आंसर की हैं। तो आप क्या कुछ ज़्यादा यूथ को मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी ऐसे बने? देखो, मेहनत करते रहो, घर वाले क्या कहें, लोग ना कहें, जो अपना इंटरेस्ट है अपनी सुननी। मैं तो ऐसा मानता हूँ सबसे कामयाब वही होता है जो ढीठ होता है, ऐसा मैं अपना मानता हूँ। लीडर बनने की सबसे बेस्ट बात है ढीठ बन जाओ। कोई क्या बोले ना बोले, मोटी चमड़ी होनी चाहिए। लोग कुछ भी बोलेंगे, अपने ऊपर भी यकीन करो। हमको पता है कि अब इतनी उम्र में आए हैं, कोई कुछ बोले क्या बोले, पिता को जिता के ही आना है 2024 का चुनाव है। जो मर्जी कोई बोलता रहे, नहीं बोलता रहे, जो बोल रहे हैं नेगेटिव, उन्होंने तो इधर ही आना है कि यार ये कराओ वो कराओ, हम तो तब भी कराएंगे। बोल रहे हैं, हमको भी उल्टा अच्छा लगता है जब कोई मेरे नेगेटिव बोलता है ना, हमें उल्टा अच्छा, क्योंकि हमको पता है यार 3 महीने बाद जब चुनाव का नतीजा आना है, पिता ने जीतना है, सरकार, इनकी ओपिनियन ही बदल जानी है। ये बोलेंगे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे हमने तभी भविष्यवाणी कर दी थी आपका लड़का लीडर बनेगा। ये तो हमें पता है ना, हमको चीज़ें देख चुके हैं, अभी तक स्कूल में बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, हमको पता है किसी से अब कोई फ़र्क वगैरह पड़ता नहीं। अब अच्छा है, मतलब अपनी सुनो और काम करते रहो, अपने पे यकीन रखो, जीतोगे बिल्कुल निश्चित रूप से। जो लोग कहते हैं ना कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, इन्होंने फैक्ट्स के साथ आंसर किए हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए, हंसी मजाक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।